हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने सिलेबस का सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट तक वीडियोस डाल दिए चैनल पे। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा अभी तक, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमने इन वीडियोज़ की लिंक दे दी है, वहाँ से देख सकते हैं आप इन वीडियोज़ को। या तो आप हमारे चैनल पर जाके रिसर्च की प्लेलिस्ट ओपन करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सातवां टॉपिक या सातवां पॉइंट सिलेबस का, जो कि है हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर अनुसंधान के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की अवधारणा, इसी को बोलते हैं द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। तो ये हमारा 7वां पॉइंट है सिलेबस का। अब देखते हैं इसके में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि IEC और AEC के बारे में बताइए 5 मार्क्स में। इसके अलावा एथिक्स इन रिसर्च के बारे में पूछा गया है 1 नंबर में। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च 5 मार्क्स में आया है। एथिकल कमेटी पूछा गया 2 नंबर में, और IEC के बारे में 3 नंबर में और 2 नंबर में पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय इस चैप्टर का। यह दिया गया है कि किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया की मान्यता होती हूँ अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान से पूर्व उसके अनुसंधान प्रस्ताव को एथिक्स कमेटी द्वारा मान्य किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों में 2 प्रकार की समितियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पहली हमारा इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, जिसको संस्थानीय नैतिक समिति बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है IEC। और दूसरा हमारा एनिमल्स एथिक्स कमेटी, जिसको पशु नैतिक समिति बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AEC। और इसका दूसरा नाम भी है इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है IAEC। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स की डिफिनीशन की। क्या है? द ब्रांच ऑफ एथिक्स विच रिजॉल्व्स द एथिकल, लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी इज कॉल्ड रिसर्च एथिक्स। ठीक है, फिर हमारा जो पहला कमेटी है वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। IEC एक ऐसी समीक्षा समिति है जो कि स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए, और जो दूसरे हैं वो जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें 2 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो वैज्ञानिक क्षेत्र से नहीं जुड़े होते हैं। इस समिति के द्वारा अनुसंधान के प्रस्ताव की समीक्षा करके एवं उसकी मान्यता प्रदान करके जन सामान्य को इस बात के लिए विश्वास दिलाया जाता है कि इस अनुसंधान में उनकी सुरक्षा अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब होता है जो हमारा ये है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, इसमें यह किया जाता है जो भी अनुसंधान का प्रस्ताव रहता है उसकी समीक्षा करके उसको मान्यता प्रदान की जाती है, और जन सामान्य मतलब पब्लिक को ये बताया जाता है या विश्वास दिलाया जाता है कि जो ये रिसर्च हो रही है उसमें जो पब्लिक है या पीपल्स है उनकी सुरक्षा या अधिकार का किसी भी प्रकार का हनन नहीं हो रहा है। IEC के कार्य या उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या प्राथमिक उद्देश्य उसमें है कि IEC उन सभी संस्थान अनुसंधान प्रस्तावों को मनुष्यों की सुरक्षा, गरिमा एवं सुख की दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन करा के पारित करती है, जिनमें कहीं ना कहीं मनुष्यों की भागीदारी रहती है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसमें मनुष्यों की भागीदारी रहती है उसमें मनुष्य की सुरक्षा, गरिमा एवं सुख की दृष्टि से उसका पुनर्मूल्यांकन करा के अनुसंधान प्रस्ताव को तभी ही मान्यता दी जाती है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? IEC का द्वितीय उद्देश्य अनुसंधान के प्रस्ताव को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांचना होता है। ठीक, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं IEC के। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ IEC का संगठन। तो इसमें IEC के गठन के लिए या संगठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 से 15 होती है। तो न्यूनतम 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चेयरपर्सन, एक उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरपर्सन, एक सचिव मेंबर सेक्रेटरी और 5 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से मिनिमम 7 और मैक्सिमम 12 से 15 सदस्यों की संख्या होती है IEC में। कार्यकारिणी सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 चिकित्सकीय वैज्ञानिक होते हैं,
1 से 2 क्लिनिशियन, एक कानूनी सलाहकार, एक समाजशास्त्री या दार्शनिक और एक सामान्य व्यक्ति। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा सेकंड टाइप वो है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, जिसको IAAC भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या है डिफिनीशन ऑफ IAAC। यह एक ऐसा निकाय है जिनमें सदस्यों का चयन एवं प्रमाणीकरण एक अलग समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के सदस्य पशुओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रयोगों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोल और फंक्शन ऑफ IAAC। IAAC निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। पहला है पशुओं पर होने वाले सभी प्रकार के प्रयोग पशु विज्ञान विशेषज्ञ की देखरेख में ही संपन्न होंगे। पशुओं पर जो भी प्रयोग किए जाएंगे वे अत्यंत सावधानी से उचित देखरेख में मानवीय व्यवहार के साथ एवं संज्ञानाशक या दर्द निवारक औषधियों के प्रयोग से किए जाएंगे ताकि उनको दर्द कम से कम हो। थर्ड है पॉइंट कि अत्यंत घातक रूप से घायल पशु जिनका ठीक होना असंभव है उनको दर्द रहित तरीके से संज्ञानाशक द्रव्यों का प्रयोग करके मृत्यु दी जाएगी। चौथा पॉइंट है यदि अनुसंधान हेतु पशुओं के समकक्ष अन्य साधनों की उपलब्धि है तो अनुसंधान में पशुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यदि पांचवा पॉइंट ये कहता है यदि छोटे जानवरों पर प्रयोग संभव है तो बड़े जानवरों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे गूनिया पिग और रैबिट ये सब हैं तो बड़े जानवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। छठवां पॉइंट ये करता है कि अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले एवं बाद में पशुओं की उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। और सातवां पॉइंट ये कहता है कि पशुओं पर जो भी प्रयोग किए जाने वाले हैं उनका उचित विवरण लिखित में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य है एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो प्रयोग क्या होना चाहिए पशु विज्ञान विशेषज्ञ की देखरेख में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए अत्यंत सावधानी और उचित देखरेख में और दर्द निवारक औषधियों के प्रयोग से किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो अत्यंत घातक रूप से घायल पशु हैं जो ठीक नहीं हो सकते उनको संज्ञानाशक द्रव्यों का प्रयोग करके और या दर्द रहित तरीके से उनको मृत्यु दे देनी चाहिए। इसके अलावा अगर छोटे जानवरों पर प्रयोग संभव है तो हम वहाँ पे बड़े जानवर का प्रयोग नहीं करेंगे। और अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले और अनुसंधान प्रारंभ करने के बाद पशुओं की उचित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। और जो भी हम पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं उसका उचित विवरण और लिखित में रखा जाना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें कुछ पॉइंट एक दो पॉइंट छाट के आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछता है कि रोल और फंक्शन ऑफ IAEC। ठीक, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ IAEC। तो इसमें एक जैव वैज्ञानिक होना चाहिए, दूसरा जैव क्षेत्र से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिक जो 2 होने चाहिए, पशु चिकित्सक 1 होना चाहिए, पशुओं की सुविधाओं को जानने वाला वैज्ञानिक 1 होना चाहिए, संस्था के बाहर से वैज्ञानिक 1, गैर वैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता 1 और CPSEA संस्था से व्यक्ति 1 होना चाहिए। ठीक है, एक बार बनाई गई IAEC का कार्यकाल 3 साल का होता है, फिर पुनः उसका गठन किया जाता है। अब हम बात कर ले जो हमारा क्वेश्चन आता है ना कि 5 नंबर में कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, क्या क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स का रिसर्च में। तो इसमें पहला है कि टू प्रोमोट द एम ऑफ रिसर्च, दूसरा पॉइंट है टू प्रोमोट द वैल्यूज दैट आर एसेंशियल टू कोलेबरेटिव वर्क, तीसरा पॉइंट है टू इंश्योर दैट रिसर्चर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द पब्लिक, चौथा पॉइंट यह है एन एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च, पांचवा पॉइंट है इट प्रोमोट्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट, एनिमल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, और छठवां पॉइंट है पीपल आर मोर लाइकली टू फंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट इफ दे कैन ट्रस्ट द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें पहला होता है कि जो भी रिसर्च का एम है उसको प्रमोट करना, और दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको बढ़ाना प्रमोट करना, तीसरा यह है कि जो पब्लिक के लिए जो रिसर्चर हैं उनको अकाउंटेबल बनाना और पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए ये चौथा बेनिफिट होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। पांचवा वो बेनिफिट क्या है, इट प्रोमोट्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा। और छठवां पॉइंट ये है कि जो जब पीपल्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं या पब्लिक जो होती है वो रिसर्च की क्वालिटी और इंटीग्रिटी कैसे जब जान जाते हैं तो उसको फंड करने के लिए भी फंड भी देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है एथिक्स इन रिसर्च के। ठीक, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया
पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है ना कि जैसे पूछता है कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के बारे में बताइए, तो आपको ये पहला पॉइंट लिख देना है और दूसरा पॉइंट लिख देना है, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना है। ठीक, उसके बाद आईसी का कार्य या उद्देश्य बता देना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद आपको यहाँ बता देना है कि आईसी के संगठन में कौन कौन लोग होते हैं और कितने कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर आपसे ये एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में पूछता है तो पहले डिफिनीशन बता देना है क्या होता है ये। इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो बता देना है, 2 3 4 पॉइंट लिख के, और फिर कंपोजिशन इसका बता देना है। ठीक है, और फिर अगर आपसे 5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में इंपॉर्टेंस पूछता है एथिक्स का, तो या इसमें से पॉइंट्स आपको 1 2 पॉइंट या 4 पॉइंट जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा 7वां चैप्टर, जो कि था कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं जल्दी से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।